A ball move over the fixed track as shown in figure from A to B. Ball roll without slipping. मीन्स यहाँ से यहाँ तक बॉल जो है वो ओनली रोल कर रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें कहीं पे स्लिपिंग नहीं है, सिर्फ रोलिंग है, प्योर रोलिंग। तो अब कह रहा है कि इफ पार्ट बी सी इज फ्रिक्शनलेस, ये पार्ट आपका फ्रिक्शनलेस है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बॉल का बताना है पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग है, तो मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन होना जरूरी है, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक नहीं है, और फ्रिक्शन इतना है कि ये प्योर रोलिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो जब बॉल यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा, इस हाइट से इस हाइट पर, इस हाइट से इस हाइट पे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और साथ में क्या हुआ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, इस ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। बट जब बॉल यहां से यहां जाएगा तो इस पार्ट के दौरान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और वैसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जब ये बॉल यहाँ पे रखा होगा तो कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो जब इस हाइट से इस हाइट पे बॉल आएगा तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होता है और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ। तो जब इस हाइट से इस हाइट नीचे ग्राउंड पे आएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो जब बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बट पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। सेम टू सेम अगर जब बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाएगा तुम्हारा पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए, तभी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो यानी बी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो के बी इज ऑलवेज मोर देन के ए और के सी। तो ऑप्शन आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से एच ए बड़ा होगा या फिर एच सी बड़ा होगा, है ना, ये वाला हाइट बड़ा होगा फिर ये वाला हाइट बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा हाइट बड़ा होगा, एच ए बड़ा होगा या एच सी बड़ा होगा? या दोनों HC बराबर होगा? एच सी बड़ा होगा। बराबर ऑप्शन है। हम्म, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, एच ए या एच सी? और अगर होगा भी तो क्यों होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा आगे मूव करेगा। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास हम्म mg। हम्म, जगह पर जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे आ रहा है तो तुम्हारे पास देखो जब पॉइंट बी पे आया तो इसके पास दो एनर्जी आई, एक तो रोटेशन वाला भी आया और दूसरा आपके पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी भी आया, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी आया। एक तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर भी आया और साथ में 1/2 mv स्क्वायर भी आया, है ना। तो और जब ये यहां से यहां जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन है, 1/2 mv स्क्वायर है, रोटेशन तो है नहीं, रोटेशन है नहीं, है ना। जब यहां से यहां जा रहा है तो रोटेशन तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। तो
जब यहां से यहां जाएगा इस टाइम पर, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी जो इतने हाइट को कवर कर ले। देखो इस हाइट से इस हाइट पे जब आएगा, तो यहाँ पे जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो आपको मिल रहा है रोटेशनल और साथ में ट्रांसलेशनल मिल रहा है। बट जब इस पार्ट से इस पार्ट पे जा रहा है सिर्फ तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन है, रोटेशन वाला नहीं है, रोटेशन वाला एनर्जी नहीं है। तो जो हाइट ये कवर करेगा ये वाला, ये जो हाइट आपको मिलेगा एच सी, वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू एच ए। ठीक है। जैसे आप सोचो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं ए और बी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, एम जी इंटू एच ए इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट अगर बी से सी पॉइंट के लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एच सी। तो ये वैल्यू यहां पुट करके देख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एम जी इंटू एच ए इज इक्वल टू एम जी इंटू एच सी प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी इंटू एच ए माइनस एच सी इक्वल टू आ रहा है आपका 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये चीज तो जीरो से बड़ा ही होगा, इसका मतलब एच ए माइनस एच सी को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, यानी एच ए जो होगा वो बड़ा होगा एच सी से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यस सर। हाँ तो अब मुझे नो अभी, सर। हाँ अब तो मुझे बताओ, तो ये यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाद में जो राइज हो रहा है वो कम हो रहा है ना, पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी राइज हो रहा है वो कम हो रहा है, पर पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था। तो एनर्जी लॉस कहाँ पे हुआ, है ना, एनर्जी लॉस बी पे, ये वाला एनर्जी लॉस हो गया ना। मतलब सी पे। हाँ ये वाला एनर्जी खत्म हो गया, यहाँ से हाँ, देखो ये रोटेशन खत्म हो गया ना यहाँ पे, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से चला गया, गायब हो गया, वो लॉस्ट हुआ होगा। कहाँ लॉस्ट हो गया, ई पर आकर लॉस हो गया है। कहाँ पे लॉस हुआ होगा। बॉल घूमना बंद कर देगा उस वजह से ओमेगा खत्म। तो अगर घूमना बंद कर देगा, घूमना बंद कर दिया मतलब पहले घूम रहा था तो एक काइनेटिक एनर्जी और था हमारे पास, कुछ अमाउंट में एनर्जी थी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर अब आपको बी से सी पार्ट में नहीं मिल पा रहा है ना। तो एनर्जी लॉस हुआ ना, पहले आपके पास देखो एनर्जी ज्यादा था, पहले एनर्जी आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ज्यादा था 1/2 एम वी, यहाँ पे जो है आपका एनर्जी ज्यादा था इस पार्ट में, ये हाइट ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ पर आपको एनर्जी ज्यादा था आपके पास। बट यहाँ पे एनर्जी आपको कम मिल रहा है, क्योंकि ये हाइट जो है कम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम मिलेगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब जब बॉल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी लॉस हुआ कहीं ना कहीं, एनर्जी लॉस हुआ, कहाँ लॉस हुआ, देखो हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुआ है क्योंकि फ्रिक्शन है अभी, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से हीट का लॉस हुआ है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता यहाँ पे तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट पे बनेगा, कि बोल रहा है कि स्मॉल सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, इसको रिलीज किया गया पॉइंट ए से, और ए बी पोर्शन में यहाँ पर क्या है आपका
ये जो है सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और बीसी पोर्शन, हाँ बीसी पोर्शन आपका फिर से स्मूथ हो गया। अब यहाँ से स्मूथ हो गया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट ईच पॉइंट। ए पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा, डी पॉइंट पे कितना होगा, और ई पॉइंट पे कितना होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है, ए पॉइंट के ऊपर यहाँ से जस्ट रिलीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। और बट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ए पॉइंट के ऊपर वो होगा mg/3h। अब जब बी पॉइंट पे आपका बॉल आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोनों चीज हो रहा होगा, रोलिंग भी हो रहा होगा और स्लाइडिंग भी हो रहा होगा। तो बी पॉइंट के ऊपर आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पर पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे 0। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग इस पॉइंट ए से लेकर के बी पॉइंट तक, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो गया आपका 0, क्योंकि प्योर स्लिपिंग है, प्योर रोलिंग है, एंड दैट इज इक्वल टू के ए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये 0 है आपका, ये हो गया mg/3mgh रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर जो होगा वो 3 × mg/h होगा। तो अब उसने पर पूछा क्या है आपसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I/ω², यानी मैं कह सकता हूँ 1/2 I को सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इंटू में ω², और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/5 1/2 m इंटू r इंटू ओमेगा। प्योर रोलिंग वाले केस में, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, ओमेगा इंटू r होता है, तो ये आ जाएगा v²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो आपका 2/5 होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 2/5 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 2/5 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3mg/h। तो जो आपको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 और 7, तो 5 या 15/7 mg/h। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, 2/5 ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो 2/5 इंटू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है 15/7 इंटू mg/h, तो 5 × 5 5 या 15, तो ये आ जाएगा 6/7 mgh। यही आया था आपका, मुझे याद नहीं है। नहीं हाँ, तो ये आपका नहीं, ये नहीं आया था। हाँ, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया एट पॉइंट बी, और ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और अब उसके बाद फिर बी से सी पार्ट के लिए देखोगे, बी से सी पार्ट के लिए तो यहां पर रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉइंट सी के ऊपर वो mg/h होगा, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो कि कितना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके वो ऐसे आएगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी
क्या था आपका, ये जो रोटेशनल काइनेटिक, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा था और ट्रांसलेशन भी हो रहा था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो था पॉइंट बी के ऊपर 3 mg इंटू एच था, और पोटेंशियल एनर्जी 0। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमें निकालने के लिए बोला है, जो कि ट्रांसलेशनल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी आपका mg इंटू एच। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी जो होगा वो आपका 2 mg इंटू एच होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से पूछा है कि ई पॉइंट के ऊपर बताओ कितना होगा आपका काइनेटिक, है ना, ई पॉइंट के ऊपर। तो फिर से आप लगा सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लगा सकते हो सिंपल। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा इस पॉइंट के ऊपर फिर से 0 आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, वो भी ट्रांसलेशनली होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सरफेस नहीं है जहां पे ये रोल कर सके। तो फिर से यहाँ पे ये लगाओगे तो यहाँ पर आपको पता है टोटल एनर्जी आपके पास जो है 3 इंटू एम जी, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, वो आपका 3 एम जी इंटू एच है। तो 3 एम जी इंटू एच को किसके बराबर पुट करना है, 3 एम जी इंटू एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ई, ये 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ई जो होगा वो आपका 3 mg इंटू एच होगा। ठीक है, यस सर। सर डी पे भी तो पूछा है। हाँ तो डी पॉइंट पे, तो आपको फिर डी पॉइंट निकालने के लिए, डी पॉइंट पे निकालने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, है ना। ये डी पॉइंट पे आपसे पूछा है ना कि कितना होगा काइनेटिक हाँ। एनर्जी, तो आपको ये हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, जब आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 2 mg इंटू एच है, तो सी पॉइंट पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है 2 इंटू एम जी इंटू एच है, तो ये इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होगा। तो यहां से m से m कैंसल, और v इक्वल टू जो आएगा वो 4g इंटू एच रूट ओवर दिस। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी पता चल गई, तो ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल वाला केस बन गया ना, कि अगर आप किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंकते हो तो, और एट एन एंगल 60 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट कितना राइज होता है, तो आप एच मैक्स निकाल सकते हो यहाँ से, वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो एच मैक्स आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ, और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा बॉल, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हाइट आपको पता चल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो और काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो। ठीक है, निकालू मैं, यस सर। करूँ या कर लोगे? नहीं, ये पहला वाला गलत था, बाकी तो सही है। ठीक है। 2 mgh मेरा भी आया था, और फिर डी पे भी निकाला था। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एक और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कनिष्का समझ में आया आपको? हेलो, पहले वाला ना सर आ गया। आ गया ना ये वाला 12वां, ये वाला यस सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका देखो ये वाला क्वेश्चन है यस कि, सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, स्टैंडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, a slightly disturbance cause the lower end to slip on the smooth surface and rod start falling. Find the velocity of center of mass of rod at that instant when it make an angle theta with the horizontal. So how we can solve this question? तो पहले इसका डायग्राम सोचो, पहले इसका डायग्राम सोचना जरूरी है, इसका डायग्राम सोचना बहुत जरूरी है।
ये जो होगा ऐसे करके है कि आपके पास एक ये एक सरफेस है आपका, ठीक है, एक सरफेस है और इसके ऊपर जो है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसके ऊपर जो है एक आपका रॉड है न्यू करके, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है, ऐसे करके खड़ा कर रखा है। और क्या करते हैं, ये स्लाइटली डिस्टरबेंस किसी वजह से ये क्या करता है, यहाँ लोअर एंड पे कुछ डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, ये सपोज दैट ये जो है वाइब्रेट करने लग गया और कोई डिस्टरबेंस होगा जिसकी वजह से ये गिरने लगता है, ठीक है, कॉज टू स्लिप ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके स्लिप होना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन बोला है यानी ये फॉल होना स्टार्ट कर रहा है यूं करके डिस्टरबेंस की वजह से। And find the velocity of center of mass at the instant when it make an angle theta with the horizontal। तो ये जब एंगल थीटा बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उस टाइम पर इसके सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो आपको पूछा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा है। ओके, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को, एक रॉड को आपने वर्टिकली खड़ा कर दिया और वो गिर रहा है एक तरह से, जिसका लोअर एंड जो है वो स्लिप कर गया, यहां से यहां पहुंच गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लोअर एंड। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये आपसे पूछा है। ओके, ये रॉड जब वर्टिकल था, जब वर्टिकल होगा और ये गिरने की कोशिश करेगा और ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट ले लो ए और ये पॉइंट ले लिया सेंटर ऑफ मास और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये जो लोअर पॉइंट है जब ये रॉड गिरेगा तो लोअर पॉइंट जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब लोअर पॉइंट की वेलोसिटी जो है, जो रॉड के ऊपर लोअर पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी वीबी। और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, नीचे ही क्यों होगी, वीसी नीचे की तरफ क्यों होगी, क्योंकि रोड नीचे गिर रहा है। रॉड नीचे गिर रहा है, यस। यस, जितने भी पॉइंट्स होंगे इसकी वेलोसिटी नहीं, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ होने का इसी ऑलवेज नीचे इसी डायरेक्शन में रहेगा। समझ रहे हो बात को, जैसे अगर तुम पॉइंट ए की वेलोसिटी अगर देखोगे तो ये ऐसे करके जा रहा है पॉइंट ए यूं करके, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है इस इंस्टेंट के ऊपर, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी। मतलब इस पोजीशन पे था तो इस टाइम पे भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नीचे की तरफ था, यहाँ पे आएगा तब भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हाँ, वो नीचे की कि तरफ वो ही पहले रहेगा। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा, हाँ, क्यों ऐसा वो क्यों। आपने बताया था ना कि अगर देखो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा ना, हाँ क्योंकि इनिशियली वो पूरा रॉड रेस्ट में था। हाँ, इनिशियली
नहीं नहीं, रेस्ट में नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, राइट है ना, mg लग रहा है। mg इज अ अर्थ, अर्थ जो अप्लाई कर रहा होगा इस रॉड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो तो बात अलग है, हमने अर्थ और रॉड को सिस्टम मान लिया, बट मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था, अर्थ को हम लोग अपने सिस्टम के कंसिडर नहीं कंसिडर करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकता है, क्योंकि mg जो है वो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। और उसी के वजह से देखो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इनिशियली जब रॉड वर्टिकल होगा तो इधर के ये वाला पॉइंट होगा, और जब फिर ये जैसे ही इंक्लाइन हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ पे होगा। ठीक है, और जैसे ये और इधर की तरफ मूव करेगा, ये रॉड ऐसे करके और इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे करके, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये हो जाएगा C3। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो है मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में तब रहता जब इसके ऊपर कोई भी एक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता। तो इनिशियली ये भी रेस्ट में था, तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। बट अभी वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा होता है, ठीक है, इस रॉड के ऊपर। बट इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड ही क्यों रहेगा? क्योंकि बताओ क्यों रहेगा? रीजन इसका ये हुआ कि इस पूरे बॉडी के, अगर आप पूरे बॉडी को देखोगे, रॉड का पूरा बॉडी जिसका मास सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई कर रहा होता है, और इस पे जो फोर्स है वो वर्टिकली ही लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। इस पूरे यानी इस सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या था? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये था कि हम पूरे बॉडी को पॉइंट मास से रिप्लेस करते हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यही था कि हम पूरे बॉडी को पॉइंट मास से रिप्लेस करते हैं। तो इस पॉइंट मास के ऊपर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता तो फिर इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता, बट चूंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसका मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। आया समझ में? यस सर। So the motion of the velocity center of mass will be in this direction. Okay, तो मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूं ताकि फ्रेश से। तो ये आपके पास सरफेस हो गया, और ये वाला जो हो गया आपके पास रॉड हो गया। ये रॉड हो गया, और ये जब एंगल बनाएगा थीटा, तब पूछा है इसका वेलोसिटी सेंटर, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जब ये थीटा एंगल बनाएगा, ये पहले वर्टिकल था तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये था, अब हो गया ये C डैश कह सकते हो, और इसकी वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ओके नाउ, और इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है, जो लोएस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इधर की तरफ होगी, दैट इज VA। तो क्वेश्चन पूछा है कि इस जब ये रॉड एंगल थीटा बनाएगा तो उस टाइम पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। तो मुझे इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो मुझे इस रॉड का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जब रॉड ये वाला एंगल थीटा एंगल बना रहा होगा तब फाइंड करना होगा। तो इस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है VC। ये शुरुआत में वर्टिकल जब होगा, शुरुआत में सेंटर मास की वेलोसिटी 0 होगी जब वर्टिकल होगा, बट जब ये एंगल बना रहा होगा थीटा, तो सेंटर मास की वेलोसिटी VC होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस इंस्टेंट के ऊपर आप देख सकते हो ये रॉड जो है रोटेट भी कर रहा है, साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो तुम्हें इस जगह इस पोजीशन के लिए, जब रॉड का ऐसा पोजीशन है, इस पोजीशन के लिए तुम्हें इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन फाइंड करना होगा। तो क्या करते थे कि हम एक जो नॉन वेलोसिटी है उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये VC
ये जो रॉड के ऊपर, हमें इस रॉड के ऊपर वेलोसिटी पता है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इससे। ये आ गया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। उसी तरह से VA से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, VA से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, VA से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये VA से ही परपेंडिकुलर है। तो देख सकते हो आपका ये दोनों पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके। सो इसका yes, sir. इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा, IC, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर होगा। तो अब आप देख एक और सकते, बार बता दो। मैंने ये कहा कि देखो हमने ये जो रॉड है ना आपका, ये जो रॉड है, ये वाला रॉड है, ये रॉड है इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये इसका लोकेशन है, ये इसका लोकेशन है। तो इस पॉइंट पर जो इस रॉड के ऊपर जो पॉइंट C है, इसकी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन कैसे निकालते थे? जो नॉन वेलोसिटी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल करके। तो VC वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो इधर की तरफ कहीं पे आया। अच्छा, और VA जो है, हाँ अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, आई एम सॉरी, VA जो है वो इधर की तरफ है, ये VA हो गया, ये VA हो गया, है ना। तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, VA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले तो VC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर VA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो IC होगा, ये होगा हमारा IC। ठीक है, ओके। सो इस पॉइंट के अबाउट ये जो Yes. है रॉड, ये रॉड हाँ. जो है ओनली रोटेट कर रहा होगा, ओनली रोटेट कर रहा होगा, ट्रांसलेट नहीं कर रहा होगा, ओनली रोटेट कर रहा होगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। करेक्ट? हेलो, Yes, sir. हाँ, ये हो जाएगा ऐसे। तो अब ये सोचिए आप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है मुझको। तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी होगा वो फाइनल भी टोटल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली ये दिस इज द इस ये आप इनिशियली जो भी एनर्जी होगा वही फाइनल एनर्जी होना चाहिए। तो पहले ये हो गया आपका, देखो ये जो सिचुएशन हो गया फाइनल सिचुएशन हो गया, और ये आपका इनिशियल सिचुएशन हो गया। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और साथ में काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी के अंदर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइंड तभी किया जा सकता है जब आपको क्या पता हो, रेफरेंस आप चूज कर लो। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ग्राउंड ही जो मेरा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। तो जब ये रेफरेंस लाइन है मेरा, तो इनिशियली देखो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे था, यहां से L/2 डिस्टेंस पे था, L/2 पे. हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका होगा mg L/2। और इनिशियली रॉड तो वर्टिकल है ना, खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर रहा। तो इनिशियली इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, 0। अच्छा, फाइनली यहाँ पे जब आएगा, जब इस सिचुएशन में आएगा, तो आप देख सकते हो ये रॉड जो है रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, है ना। एक्चुअली में ट्रांसलेशन में भी है, रोटेशन में भी है।
बट इस पॉइंट के अबाउट ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो इट हैव सम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि इस पॉइंट के बाद सिर्फ रोटेशन दिख रहा है। और जब इस लोकेशन पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, mg इंटू ये हाइट, ये हाइट, ये वाला हाइट, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, L/2 ये भी L/2 होगा ना, ये देखो ये लेंथ L/2 होगा, और ये हाँ ये एंगल थीटा है, तो ये L/2 साइन थीटा हो जाएगा। L/2 sin theta। तो L/2 साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहां से हमारा आ जाएगा mg इंटू L/2 माइनस में mg इंटू L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 moment of inertia IC into omega square. Now, what is the moment of inertia of this rod about this IC? क्योंकि ये अगर IC निकालोगे तभी ओमेगा निकलेगा, और ओमेगा जब निकल जाएगा तो ये डिस्टेंस हमको पता है, तो हम VC भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें IC, तो फिर से वही करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। सेंटर ऑफ, अगर मान लो कि ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता, एक एक्सेस है प्लेन के परपेंडिकुलर है और इससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICM कितना होता है, ml²/12, है ना, ठीक है। Yes sir। हाँ, और ये एक्सेस देखो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां से इस IC से पास कर रहा है, ये दोनों एक्सेस पैरेलल है, ये दोनों एक्सेस पैरेलल है, तो पैरेलल Yes एक्सेस sir। थ्योरम लगा दोगे, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC इज इक्वल टू ICM प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू में द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस जो आएगा, अगर ये L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये L/2, ये डिस्टेंस जो आएगा L/2 cos थीटा होगा, और ये L/2 cos थीटा होगा तो ये भी L/2 cos थीटा होगा, तो L/2 cos थीटा का होल स्क्वायर, सो ICM इक्वल टू ml²/12 प्लस ml²/4 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो mg L/2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ml² कॉमन आ जाएगा, सॉरी ml² कॉमन आ गया, ml² कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1/12 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4, और यहाँ से फिर हम m से m कैंसिल कर सकते हैं, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और इंटू ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी, सो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से अगर मैं 12 एलसीएम निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 112, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6
1 माइनस साइन थीटा, और एल भी था यहाँ पर, अपॉन में एल 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ये मेरा आ गया ओमेगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, दिस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट IC, क्योंकि ये घूम रहा है किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट। करेक्ट, सही है। यस सर। हाँ, बट हमें चाहिए VC, तो VC ये हो गया, ये हो गया सेंटर जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये हो गया इसके अबाउट ये पॉइंट रोटेट कर रहा होगा ना, ये पॉइंट रोटेट कर रहा होगा, तो ये हो गया R, तो VC इक्वल टू R इंटू ओमेगा होगा, और ओमेगा। हाँ, तो ये R, तो R इक्वल टू यहाँ पे L/2 cos थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू L/2 cos थीटा रूट ओवर 6 1 माइनस साइन थीटा अपॉन L इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यस सर। तो क्या के अंदर ही अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे को, तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये पहले ओमेगा नोड स्पीड से रोटेट करा, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोड है, और कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं है, तो कह रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा एट द टाइम t, मतलब पहले स्लिप कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है पहले स्लिप हो रहा है, इस स्लिपिंग को रोकने के लिए कितने देर बाद ये रुकेगा। है तो होता है ना कि हम किसी चीज को घुमा करके छोड़ देते हैं, घुमा दिया किसी जगह पे, एक पॉइंट पे, और उसको छोड़ दिया, उसको रख देते हैं सरफेस पे। ठीक है, जैसे लट्टू वगैरह, लट्टू नहीं हो तो लट्टू को ऐसे करके एक पॉइंट पे घुमा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप ही रोल करने लगता है सरफेस के ऊपर। तो पहले तो स्लिप करेगा, और फिर उसके हाँ। बाद रोल करना स्टार्ट कर जाएगा। ये प्रॉब्लम विजुलाइज हो रहा है, कभी देखा है ऐसे होते हुए? हाँ। तो जब स्लिप, जब लट्टू बच्चे चलाते हैं तो देखा है। हाँ, जैसे कि ऐसे है ना, ये ऐसे करके देखोगे कि जैसे आपके पास कोई भी बॉल हो ना, कोई भी बॉल हो, तो टेनिस वगैरह का बॉल होता है ना, तो इसके ऊपर ये सरफेस है, तो इसको मान लो ऐसे करके आपने क्या किया, घुमा दिया। पूरा फिजिकल सिचुएशन है, जैसे ऐसे करके हमने घुमा दिया, यूं करके ओमेगा नोड से घुमा दिया, सिर्फ घुमाया है, इस टाइम पे आगे की तरफ कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो होगा क्या, जैसे इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो होगा क्या, पहले देखो बॉल को देखते हैं, बॉल को मानते हैं सिस्टम, तो बॉल को देख रहे हैं, तो बॉल को देखेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर पर अगर बैठ जाऊं और मैं इस पॉइंट को देखूं, नीचे वाला पॉइंट जो कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी मुझे पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगी, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी v, वट एवर द वेलोसिटी जो है, v इक्वल टू ओमेगा नोड इंटू आर होगा। तो मतलब मुझे ये पॉइंट रेस्ट में तो नहीं दिखाया पड़ा, ये पॉइंट मुझे रेस्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो पीछे की तरफ दिख रही है, ओमेगा नोड इंटू आर, तो यानी ये बैकवर्ड स्लिप है। तो बैकवर्ड स्लिप होगा तो यहाँ पे लगने लग जाएगा फिर से एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग जाएगा।
ठीक है, बैकवर्ड स्लिप है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि इस फ्रिक्शन के वजह से अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें तो ऐसे करके प्रोड्यूस होगा, है ना, काउंटर यस सर। क्लॉकवाइज। मीन्स इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका इसके ऊपर टॉर्क लगेगा काउंटर क्लॉकवाइज आउटसाइड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। तो पहले ओमेगा नोड इधर की तरफ है, ओमेगा नोड इधर की तरफ है, तो इस पे टॉर्क लगा उल्टे डायरेक्शन में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। मेनली क्या करना है मुझको, पहले इसने बोला है कि ये आगे जा करके कुछ देर बाद ये जो है रोल भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, यानी v भी होगा और ओमेगा भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा पहले पहले सिर्फ रोटेशन था, तो ओमेगा नोड ज्यादा होना चाहिए, और अभी क्या है आपके पास रोटेशन ट्रांसलेशन कम, दोनों ही है, तो ओमेगा आपका कम होना चाहिए, है ना, यानी ओमेगा नोड घटा, ओमेगा नोड यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो घटेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगा तो ही आपके पास प्योर रोलिंग के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक हाँ, है। तो ओमेगा नोड आपका घटेगा, ओमेगा नोड आपका घटेगा, तो ये हो पाएगा। तो अच्छा, ये अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, तो टॉर्क लगा F इंटू आर, और ये इक्वल टू हो जाएगा ICM इंटू अल्फा, क्योंकि हम जो टॉर्क निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बाद। हाँ, तो अल्फा CM जो आ जाएगा वो आ जाएगा F इंटू आर अपॉन में ICM। बट प्रॉब्लम अब क्या हो गया कि फ्रिक्शन तो हमको पता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये हो गया ना, फ्रिक्शन तो हमें पता ही नहीं है ना, फिर फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा ना हमें, फ्रिक्शन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर। अच्छा, अच्छा, फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, स्टैटिक है या काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक होगा या मूव काइनेटिक कर होगा। रहे हैं। हाँ, पॉइंट मूव कर रहा है ना, पॉइंट मूव कर रहा है पीछे की तरफ, रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो कर- यस, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होता है। अच्छा, म्यू इक्वल टू फिर क्या हो, म्यू, अच्छा एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और mg नीचे की तरफ लग नीचे रहा की होगा, तो यहाँ पर म्यू इंटू में mg कह सकते हैं, ये एफ के हो गया। अच्छा, तो पुट कर देता हूँ वैल्यू, ये आ जाएगा म्यू इंटू mg इंटू आर अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर था ना, सॉलिड स्फीयर था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 mr², तो m से m उड़ गया, एक r से r उड़ गया, तो ये आ जाएगा 5/2 म्यू g/r। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आकर के, इस पॉइंट पे ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये भी तो है ना कि इसका इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। एक तो इस फोर्स को ऐसे रोटेट भी कर रहा है, साथ में एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल टू मास
ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, एफ के बाई एम, और एफ के आ गया हमारा म्यू इंटू एम जी अपॉन में एम। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ गया वो आ गया आपका म्यू इंटू में जी। ठीक है, अब क्या करें, क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, यानी v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, यही तो प्योर रोलिंग के लिए। यस सर। तो प्योर रोलिंग के लिए ये हो गया v इक्वल टू ओमेगा आर। तो मुझे चाहिए, पता होना चाहिए वेलोसिटी, मान लो t टाइम पे हो गया, एट टाइम t पे, एट टाइम t पर वेलोसिटी जो हो गया वो सेंटर ऑफ मास का ओमेगा आर के बराबर हो गया, तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का निकाले कैसे, इनिशियली तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 है, और एक ही फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहा है, और एक ही एक्सेलरेशन है, तो v इक्वल टू यू नोड प्लस में अल्फा, सॉरी a इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यू नोड तो 0 हो गया, तो v सेंटर ऑफ मास का जो हो जाएगा वो ACM इंटू में t हो जाएगा। तो ACM हमने निकाला है म्यू g इंटू टी, ये हो गया एक्स वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का एट अ टाइम t, एट अ टाइम t। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा भी हम निकाल सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोड है, और फाइनल हो गया ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड, अब चूंकि ये जो अल्फा है, जो अल्फा है वो ओमेगा नोड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस होना चाहिए, रिटार्डेशन है, अल्फा नोड इंटू टी। तो ओमेगा यहां से आ जाएगा ओमेगा नोड, और अल्फा हमने निकाला -5/2 म्यू जी बाय आर इंटू टी, ये ओमेगा आ गया। तो प्योर रोलिंग जब होगा, तो प्योर रोलिंग में v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा म्यू इंटू जी इंटू टी, और ये इक्वल टू होना चाहिए ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा हमने निकाला ओमेगा नोड माइनस में 5/2 म्यू इंटू जी अपॉन आर इंटू टी इंटू में आर। तो ये आ जाएगा यहां से टाइम, ये आ जाएगा कितना, म्यू इंटू जी इंटू टी इक्वल टू ओमेगा नोड इंटू आर माइनस 5/2 म्यू जी, और यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टी इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7/5 7/2 म्यू इंटू जी इंटू टी इक्वल टू ओमेगा नोड इंटू आर। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2/7 ओमेगा नोड इंटू आर अपॉन म्यू जी। तो इतने टाइम के बाद हमारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट, सही है। यस सर। ओके, ये तो वन वे हो गया सोचने का, दूसरा वे भी हो सकता है सोचने का, कोई और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्सेस हो जिसके अबाउट नेट टॉर्क आपका 0 हो, तो हम आराम से उस एक्सेस के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो अगर अगर ये जो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो यहाँ पर, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आगे की तरफ फ्रिक्शन है, और नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, और mg जो है वो इसी से पास कर रहा होगा यूं करके। तो यदि मैं
और कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा उसके ऊपर। तो यदि मैं ये जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क जो आएगा इस पॉइंट के अबाउट 0 आएगा, फ्रिक्शन की वजह से भी, नॉर्मल की वजह से भी और mg की वजह से भी। हाँ, तो मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक कर गया कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बनेगा। रीजन है इसका कि क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कि कितनी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी और कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो याद करिए जब कोलिजन हम लोग कर रहे थे तो कोलिजन में क्या हो रहा था, एक एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको पता थी, टकराने के बाद पूछता था कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे। यानी जब भी वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी वगैरह फाइंड करना है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में एक बार सोच सकते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है, होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए। इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये लिखा मैंने, तो एट द, अच्छा ये पॉइंट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन हो सकता है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन हो सकता है अभी इस सिचुएशन में। हाँ हो सकता है। नहीं नहीं, अब यहाँ पर इस टाइम टी पे जाकर के इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन बन सकता है। प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगा तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हाँ है क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यस, इस टाइम पर जो है इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन नहीं बन सकता, बट ये बन जाएगा यहां पर जाकर के। ठीक है, तो नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is 0. So angular momentum about the point of contact is constant. तो हम एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो whatever the initial angular momentum of the system, that should be equal to final angular momentum of the system. अच्छा, मैंने सिर्फ टाइम निकाला था ना कि किस टाइम पर जा करके ये आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो टाइम निकल के आ गया तो आप ओमेगा निकाल सकते, हाँ टाइम निकल के आ गया तो इस टाइम पर ओमेगा क्या होगा और अल्फा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा और वी क्या होगा आप निकाल सकते हो। देखो वी तो ये हो जाएगा ना, वी इक्वल टू हो जाएगा इस टाइम पर म्यू जी इंटू टी, टी निकाले थे हम लोग 2/7 ओमेगा नोड इंटू आर अपॉन में म्यू जी, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, तो वी जो हो जाएगा वो आपका 2/7, वी इक्वल टू 2/7 ओमेगा नोड इंटू आर, ये छूट गया था, इंटू, हाँ दिस इज द velocity when this will start pure rolling। ठीक है, ये चीज रह गया था। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, हाँ इस, 0 होगा। नहीं एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि अभी वो जो पॉइंट ऑफ अभी कांटेक्ट, आप
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अभी क्या होगा? CM ओमेगा नॉट। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के अबाउट अभी देख सकते हो ना कि क्यों मैंने बताया कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन नहीं हो सकता। तो मतलब इस पॉइंट के अबाउट अभी ये बॉडी जो होगा वो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट जो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, दैट इज बोथ। एंगुलर मोमेंटम बताया था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट वो होता है ICM इंटू ओमेगा और प्लस RCM क्रॉस VCM। तो इनिशियली VCM जीरो है, इनिशियली VCM जीरो है, सेंटर मास का वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ और सिर्फ ये रोटेट कर रहा है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली ये हो जाएगा 2/5 mr², ये हो गया ना ICM इंटू में ओमेगा नोड। और फाइनली इस पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसी पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। मतलब इस बॉडी का रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा फाइनली इस पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो हो जाएगा ICM विच इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ये ओमेगा किसके अबाउट है? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। और प्लस इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वो आगे की तरफ है, तो एम एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो इधर की तरफ होगा। और ये पॉइंट है जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आर हो गया मेरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो आर इंटू MVCM आएगा और वो भी आपका क्लॉकवाइज ही आएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं MVCM इंटू आर। तो 2/5 mr² ओमेगा नोड। ये अगेन चूंकि इस पॉइंट पे जा करके रोटेशन प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो V इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो यहाँ पे मैं V के बदले ओमेगा आर पुट कर सकता हूँ। तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा प्लस में M इंटू ओमेगा r², क्योंकि बिकॉज V इक्वल टू ओमेगा आर हो गया। तो ये अगेन 7/5 mr² इंटू ओमेगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा नोड। तो 5 से 5 कैंसल, तो ओमेगा जो और mr² से mr² से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2/7 ओमेगा नोड। और जो V आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ये आ जाएगा आपका 2/7 ओमेगा नोड इंटू आर। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैं दोनों तरीके, ये वाला समझ में आया तरीका? हेलो। हाँ। हाँ तो इसमें दोनों, मैंने दोनों ही क्यों बताया? यस सर। हाँ दोनों ही क्यों बताया, फिर मैंने एक ही बता देता, दोनों ही क्यों बताया? कंसेप्ट की वजह से। नहीं, कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बताया। दोनों में अलग अलग लगा। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बताया। देखो एक में मुझे टाइम, देखो पहले वाले तरीके से टाइम निकल के आया है। देखो पहले मैंने टाइम निकाला है ना।
कि कितने टाइम के बाद ये जो है प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। बट दूसरे वाला अगर तरीके को तुम फॉलो करोगे तो इसमें टाइम निकल के नहीं आ रहा, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है कि प्योर जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी इतना होना चाहिए और लीनियर वेलोसिटी इतना होना चाहिए। इससे टाइम निकल के नहीं आएगा कि कितने टाइम के बाद जो है तुम्हारा ये आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। तो जब भी टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम बताओ, कोई भी क्वेश्चन होगा ना टाइम बताओ, तो उसका मतलब वहां पे तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, अगर चीज ट्रांसलेट कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्स देखना है। और यदि ट्रांसलेट और रोटेट दोनों ही कर रहा है तो टॉर्क भी देखना पड़ेगा। जब भी टाइम वाला क्वेश्चन पूछे कि टाइम कितने टाइम के बाद ये होगा, कितने टाइम में यहां जाएगा, कितने टाइम में वहां जाएगा, तो मतलब आपको एक्सेलरेशन देखना है। अगर चीज ट्रांसलेट कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन आएगा ट्रांसलेशन, और रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल आएगा, अल्फा आएगा। और यदि दोनों कर रहा है तो दोनों ही आएगा। और यदि आपसे अगर सिर्फ सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा है, सपोज आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम दे रखा है उसमें पूछता है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम से। मोमेंटम। हाँ, तो क्वेश्चन जब ठीक है। रीड करो तो क्वेश्चन रीड करते वक्त देखना कि वेलोसिटी वगैरह कुछ बोल रखा है तो मतलब कि ऐसे आंख बंद करके तो नहीं करना है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होगा। और जहां टाइम वाइम दिख गया मतलब कि फोर्स वोर्स आपको देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों ही तरीके बताए हैं। ओके सर। हाँ, बाकी और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कितने सारे करवा लो, जितने भी हो उतने ही करवा लो। ठीक है, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं करता जाऊंगा और इसका फायदा नहीं होगा, बहुत सारा क्वेश्चन